नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूं। आज स्टॉक व्यू में मैं आईएफसीआई का लेके आया हूं। आईएफसीआई ये गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी है और ये फाइनेंसिंग का काम करती है। अब मैं फंडामेंटली उसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ आपको एक टाइम एंगल के हिसाब से आईएफसीआई ने कैसे काम किया है वो मैं आपको बता देता हूं। और आईएफसीआई एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जो साल में डबल हो सकता है, डबल से भी ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन वो किस हिसाब से, वो टाइम एंगल के हिसाब से मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ। अभी जैसे ये वीकली का चार्ट है, ये मैंने मंथली चार्ट डाला हुआ है दिखने के लिए, देखने पर्पस के लिए। और इसमें मैंने जो वीकली टाइम एंगल डाला हुआ है वो टाइम एंगल अगर आप देखते हैं टॉप से, देखो टाइम एंगल का कंसेप्ट मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। जो नए टीम व्यूअर है, सॉरी नए नए मेंबर है, उनको टाइम एंगल का अगर कंसेप्ट नहीं पता रहेगा तो मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि टाइम एंगल जो है वो ट्रेंड लाइन नहीं है। ये टाइम एंगल सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस किया जाता है, जबकि ट्रेंड लाइन जो है दो पॉइंट या मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर कनेक्ट की जाती है। लेकिन टाइम एंगल सिंगल पॉइंट के ऊपर प्लेस किया जाता है और जिसका एंगल सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है, जिसमें अपवर्ड टाइम एंगल रहता है और डाउनवर्ड टाइम एंगल रहता है। ये मतलब ऊपर जाने वाला जो टाइम रहता है वो टाइम एंगल अपवर्ड रहता है और डाउनवर्ड टाइम एंगल नीचे जाने वाला। टाइम एंगल का मतलब ये है कि इट इज सिंपल कि ये गैन 45 का एंगल है और इसमें इस एंगल में टाइम और प्राइस ये दोनों इन्वॉल्व है। जब भी इसमें ब्रेकआउट आता है तो ये जोर से ब्रेकआउट आता है और वो जो ब्रेकआउट रहता है वो रिटर्न नहीं आना चाहिए। ये एक इसका सिंपल कंडीशन रहती है कि अगर ब्रेकआउट हुआ तो रिटर्न नहीं आना चाहिए। जैसे कि बंदूक से गोली निकली तो रिटर्न नहीं आती, वैसे ही अगर टाइम एंगल का कोई ब्रेकआउट रहेगा तो वो रिटर्न नहीं आना चाहिए। इस हिसाब से वो काम करता है। तो अभी हम लोग अगर 2008 का हाई देखते हैं और वहां से मैं टाइम एंगल डालता हूं आईएफसीआई का, तो आप अगर देखेंगे वो टाइम एंगल जो है आईएफसीआई का डाउनवर्ड टाइम एंगल एग्जैक्टली ब्रेकआउट आया है 14 रुपीस के आसपास। अगर हम ये कैंडल और दूसरा कैंडल का हाई देखते हैं तो 16 रुपया पकड़िए, 16 रुपया के आसपास आपको ये ब्रेकआउट आया हुआ है। और वहां से टाइम एंगल से ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे उसने एक अच्छा मूवमेंट दिया है जो 2000 अगस्त 23 के बाद अच्छी मूवमेंट देके अभी आईएफसीआई जो है 83 के आसपास है। मुझे याद है मैं बहुत सालों पहले 2012-13 से लेके आईएफसीआई के पीछे पड़ा रहता था। 2017 तक, 2019 तक मैं करते रहता था, लेकिन उसमें टाइम एंगल का ब्रेकआउट नहीं आया था और उस वजह से उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं आ रही थी। और जब टाइम एंगल का ब्रेकआउट 14 में आया 2023 में, तभी मेरा थोड़ा ध्यान नहीं था। अब जबकि एक्चुअल ब्रेकआउट आया है 14 में और उसके बाद मोमेंटम ब्रेकआउट जो रहता है, मुझे तो एक्चुअली मोमेंटम ब्रेकआउट में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। मोमेंटम ब्रेकआउट ये है कि टॉप से जो अपवर्ड टाइम एंगल रहता है वहां से अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट देता है तो वो बहुत अच्छा ब्रेकआउट माना जाता है, जिससे अपने हमको फास्ट रिजल्ट मिलते थे। तो फास्ट रिजल्ट मिलने के लिए अभी ये टाइम एंगल ने बहुत बढ़िया ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया हुआ है। अगर हम लास्ट हाई देखते हैं, जैसे ये यहां से हम लोग देखते हैं कि लास्ट हाई जो है वहां से अपवर्ड टाइम एंगल डालने के बाद आप देखते हैं फर्स्ट टाइम जो है वो 68-70 के आसपास जाके वहां पे टाइम एंगल के आसपास प्राइस रुक गई, वहां से नीचे आई 36 हुई और उसके बाद अभी ये 70 के ऊपर एक नया ब्रेकआउट दिया हुआ है। और बीच में 2 दिन पहले 91 का हाई मार के अभी 83 के आसपास चल रही है। अब टाइम एंगल में अगर हम लोग वीकली चार्ट के हिसाब से ये डाला हुआ है। अगर हमने देखा ये टाइम एंगल वीकली चार्ट में, आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। और एक परफेक्ट थोड़ा सा कर देता हूं, हाँ,
और यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रेकआउट जो है 70 के आसपास आया हुआ है। तो एक बात सिंपल है कि 65 के अंदर या ये जो बार है इसका लो है 62.50, तो 62 के अंदर IFCI में हमको वापिस मतलब 62 का स्टॉप लॉस यूज करके IFCI जब तक ऊपर का मोमेंटम देता है तब तक हमको खड़ा रहना चाहिए। और मैं आपको सिंपल टारगेट बता देता हूं कि यहाँ से अगर ये IFCI निकला है तो ये जो प्रीवियस हाई का जो टाइम एंगल पे ब्रेकआउट आया है तो यहाँ से ये हाई के टाइम एंगल के आसपास निकल जाएगा, वो है 134, और उसके बाद ये हाई का टाइम एंगल के आसपास लेके जाएगा, वो है 184। मतलब आप देखेंगे कि 135 और 185 ये दो टारगेट IFCI में पॉसिबल है, जबकि अभी रेट चल रहा है 80। अब 185 मतलब ये डबल कैंडिडेट है, 134 भी अगर हम लोग पकड़ते हैं तो यहाँ से 50 रुपया बढ़ जाता है। अब 50 रुपया यहाँ से बढ़े और वो छोटे प्राइस की स्टॉक्स में अगर 50 रुपया बढ़ जाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। आपको सिर्फ रिस्क पता रखनी है कि 62 के नीचे IFCI में खड़ा नहीं रहना है, उसका स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। अब रिस्क में अगर हम लोग देखते हैं तो जो भी है, आप 62 80 के भाव में, 83 के भाव में, 84 के भाव में अगर आप लेते हो तो 62 का रिस्क जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है, लेकिन आपको मैनेज करके, मतलब अभी थोड़े शेयर लीजिए, नीचे में आएगा तो थोड़ा सा एवरेज कीजिए, जो भी है एवरेज करके आपका रिस्क मैनेज कर लीजिए और यहाँ पे आप बड़े प्रॉफिट के लिए खड़ा रह सकते हैं। और ज़्यादा नहीं तो आपको एक 5-6 महीने में ही रिजल्ट दिखेगा, ये मेरी गारंटी है। इसमें जो ब्रेकआउट आया हुआ है बहुत बढ़िया आया हुआ है। मैं आपको ऐसे ब्रेकआउट आए हुए बहुत सारे पीछे मेरे आप वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने इलेक्ट्रोकास्ट स्टील में दिया था। बाद में अभी नया ब्रेकआउट मोरपैन लैब में भी आया हुआ है, मैं मोरपैन लैब का भी एक बार रिपीट वीडियो डालने वाला हूँ। मोरपैन लैब है, एचबीएल पावर मेरा बहुत बढ़िया स्टॉक गया हुआ है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो 8-8, 10-10 गुना भी बढ़ चुके हैं, 3-3, 4-4 गुना भी एक साल में बढ़ चुके हैं। और वैसे भी तो ये जो टाइम एंगल का ब्रेकआउट है वो बहुत यूनिक ब्रेकआउट रहता है, तो इस हिसाब से ये जो ब्रेकआउट है मैं बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मानता हूं। और मेरे हिसाब से 62 का स्टॉप लॉस अगर हम लोग कैरी करते हैं तो हमको बहुत जल्दी 134 और 185 ये दो टारगेट मिल सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में IFCI का फंडामेंटल समझा देता हूं। मार्केट कैपिटल 21,000 है, स्टॉक का पी बहुत हेवी है। IFCI एक्चुअली गवर्नमेंट कंपनी है, ये एक उसमें अच्छी बात है। बुक वैल्यू 20 रुपया का है और करंट प्राइस 83 रुपीज की है, फेस वैल्यू 10 की है। तो फेस वैल्यू के हिसाब से 10 के हिसाब से कुछ भी मतलब फेस वैल्यू और बुक वैल्यू के हिसाब से इतनी महंगी नहीं है, यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। और टेक्निकली अगर हम लोग देखेंगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। ये जो है IFCI नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, एस्टेब्लिश टू कैटर टू लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड्स द इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए ये काम करते हैं। अभी जैसे कि बिजनेस ओवरव्यू में देखते हैं तो ये प्रोजेक्ट्स को सच एज एयरपोर्ट्स, रोड्स, टेलीकॉम, पावर, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सेक्टर्स और अलाइड इंडस्ट्री, ये जितने भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं इनको ये फाइनेंस काम करती है। तो आपको ये पता है कि लॉन्ग टर्म में ये सब सारे प्रोजेक्ट्स अपने यहाँ पे इंडिया में बहुत जोरों शोरों से चल रही है और सबको फाइनेंस की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट जो है यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनियों को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है और आपने देखा हुआ है कि पीछे कैसे गवर्नमेंट कंपनियां बढ़ती है। तो मैं यही बोलूँगा कि ये गवर्नमेंट कंपनी है और इसका अगर हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं, पी रेशियो देखते हैं, पी बहुत ज़्यादा है, ऐसे हम मानते हैं 211। तो अगर 211 का सॉरी यहाँ पे कुछ बराबर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, 211 का पी दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ गलत दिखा रहा है, शायद इसका पी देखना पड़ेगा कि कैसे है। इसमें अगर आप देखते हो तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज। IFCI में अगर आप देखते हैं
तो प्रमोटर जो है, प्रमोटर ने 71% 72% का ये है उनका कोटा। और लास्ट 4 क्वार्टर में प्रमोटर ने एक 1.5 के आसपास, मतलब 1.5% स्टेक बढ़ाया हुआ है। इवन FIS ने भी बढ़ाया हुआ है और DIS ने थोड़ा सा कम किया हुआ है, और गवर्नमेंट कंपनियां ने भी ली हुई है और पब्लिक ने थोड़ा सा कम किया हुआ है। मतलब क्या हो रहा है कि प्रमोटर और FIS ये दोनों अगर माल यहाँ पे बढ़ा रहे, मतलब स्टेक बढ़ा रहे, तो पक्का ये कंपनी बहुत बढ़िया है। और अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया सपोर्ट कर रहा है, और ये वॉल्यूम जो है आप देखेंगे सितंबर अक्टूबर 23 के बाद ही दिख रहा है। तो उस हिसाब से तो बढ़ गई है कंपनी। अगर हम लोग 20 से भी देखते हैं तो 4 गुना तो हो गई है 80। लेकिन डिस्पाइट दिस वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आपको यहाँ से भी डबल टिबल करने की दमखम रखता है। और IFCI का अगर हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं तो इक्विटी कैपिटल जो है लास्ट हम लोग अगर 10 साल का 12 साल का देखते हैं तो हाईएस्ट है इक्विटी कैपिटल, सॉरी रिजर्व 2000 है, इक्विटी कैपिटल 2490 है। बोरोइंग जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, आप देखेंगे लोएस्ट बोरोइंग है फिलहाल, और 18,000 की लायबिलिटी है। तो ओवरऑल तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी 8,000 की है। अगर हम लोग सेल्स देखते हैं तो सेल्स नॉर्मल सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक ठाक है। लेकिन देखने की चीज़ ये है कि अगर हम लोग कुछ क्वार्टर मतलब कुछ साल देखते हैं, लास्ट 4-5 साल अगर हम लोग IFCI का देखते हैं तो 2019 से IFCI कंटिन्यूस माइनस में है। और माइनस में होने के बाद ये साल 2024 में फर्स्ट टाइम उसने 241 करोड़ का प्रॉफिट बताया हुआ है। अगर 241 करोड़ का प्रॉफिट बताया हुआ है तो लास्ट अगर हम लोग 4 क्वार्टर देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे हुआ, तो एग्जैक्टली क्वार्टर हम लोग देखते हैं तो सेल्स वाइज ओके है, 320, 600, 450, 600 इस हिसाब से IFCI का सेल्स आया हुआ है। और लास्ट 3 क्वार्टर कॉन्जिक्यूटिवली उन्होंने प्रॉफिट दिया हुआ है। तो लास्ट 3 क्वार्टर अगर प्रॉफिट दे रहा है, और अगर ये टाइम IFCI का, जैसे कि IFCI का रिजल्ट कभी है मुझे पता नहीं, IFCI अगर चला हुआ है तो मेरे ख्याल से ये कंफर्म सोर्स रहेगी, अंदर से न्यूज़ रहेगी कि यहाँ पे और भी अच्छा शायद ये रिजल्ट पोस्ट करने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से जून में शायद रहेगा, 1 मिनट, 8 अगस्त को है शायद, 8 अगस्त को है। तो जब भी ये रिजल्ट आएगा और ये क्वार्टर अगर अच्छा आएगा तो IFCI मेरे ख्याल से बहुत जोर से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हमको देते हुए दिखेगा। और अगर हम लोग देखते हैं कि 3 क्वार्टर अच्छा आया है, 1 साल पहला 5 साल के 6 साल 3-5 साल के बाद फर्स्ट टाइम उन्होंने प्रॉफिट दिया हुआ है। तो अगर ये साल IFCI ने थोड़ा भी स्टेबिलिटी दिखाया और अच्छा प्रॉफिट दिखाया, 500 करोड़ तक अगर प्रॉफिट गया, तो मैं बोलूँगा कि IFCI आप डबल नहीं तो ट्रिपल से ज़्यादा के लिए रेडी हो रहा है। और फिर इन दैट केस मैं आपको वापस बता देता हूँ कि ये जो IFCI का, एक सेकंड ना, IFCI का ये जो टारगेट है 185, इसके ऊपर फिर IFCI हमको ट्रेड करते हुए दिखेगा और बहुत फास्ट आते हुए दिखेगा। इसके लिए IFCI बहुत अच्छा बेट है मेरे हिसाब से। 62 का रिस्क से इसमें हमको मोमेंटम ब्रेकआउट के लिए बाय करना चाहिए। नियर बाय टारगेट हमारा 135 आएगा और नेक्स्ट टारगेट 185 आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।